स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में लगी सभी कहानियों का निचोड़ एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। आज हम जितने भी कहानी है सभी कहानियों से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं जो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको पता ही होगा कि बिहार स्टेट पेपर 2 में जो 6 कहानियां लगी हुई हैं सभी कहानियों से आज हम निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कानों में कंगना कहानी से शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? लेखक पूछा गया है। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो आपका जवाब तो आपके सामने है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी जो है वो तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित कहानी है? यह प्रश्न जो है बिहार स्टेट की परीक्षा इसके पहले जो हुई थी उसमें यह प्रश्न आ चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी पढ़े होंगे जिसमें पत्नी और वेश्या, जो पत्नी जो है नरेंद्र की पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की जो टकराहट पर आधारित है। पंचलैट कहानी भी आपका सिलेबस में है। पूस की रात कहानी भी आपका सिलेबस में है। सेवा सदन कहते उपन्यास है, प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है। पूस की रात कहानी है, उसका मूल विषय क्या है, किस पर आधारित है? तो इस कहानी में दरिद्रता और जमींदारी प्रथा में पिसता हुआ भूमिहीन मजदूरों का चित्रण किया गया है। सेवा सदन तो उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है जिसमें स्त्री समस्या और वेश्यावृत्ति की समस्या को उसमें आधार बनाया गया है। पंचलैट कहानी क्या है? तो यह ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई एक आंचलिक कहानी है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कानों में कंगना, क्योंकि कानों में कंगना ही पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित कहानी है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का जन्म कब हुआ? यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जो जन्म है 10 सितंबर 1890 ईस्वी को हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रोहतास बिहार। कहाँ हो जाएगा? रोहतास बिहार। ये रोहतास बिहार जो है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म स्थान है। और वहीं पर कौन सा जिला? तो सूर्यपुरा जिला, सूर्यपुरा जिला शाहबाद रोहतास बिहार में इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखक को राजा की उपाधि कब मिली? लेखक को राजा की उपाधि कब मिली? तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप देखिए कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1920। अब यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि लेखक को राजा की उपाधि किसने दी? तो लेखक देखिए 1920 में भारत क्या था? गुलाम था अंग्रेजों का, आपको पता है। तो लेखक को राजा की जो उपाधि मिली थी वो अंग्रेज सरकार के द्वारा मिली थी। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स भी चाहिए तो मिल जाएंगे। संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और बिहार स्टेट की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कानों में कंगना कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर दो ऑप्शन है, 1925 ईस्वी और ऑप्शन है 1913 ईस्वी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, देखेंगे। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? अब देखिए सभी महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कहानी से संबंधित सभी तथ्यों को हम लेकर आए हैं, क्योंकि यह स्टेट की परीक्षा है तो यहाँ पर आपको कहीं से भी प्रश्न दे सकता है। तो कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो इसका सही जवाब है इंदु पत्रिका में। किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? देखिए सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? यहाँ पर दो ऑप्शन है, कुसुमांजलि, दूसरा हवेली और झोपड़ी। ये दोनों कहानी संग्रह जो है ये दोनों राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का
क्या है, कहानी संग्रह है। तो इसमें से कानों में कंगना कहानी है, कानों में कंगना कहानी वो किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। यहाँ 3 प्रश्न बन गए। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको पता चल गया 1913 ईस्वी। देखिए जो भी प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, तो इंदु पत्रिका में। कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सा पात्र कानों में कंगना, इनमें से कौन सा पात्र जो कानों में कंगना कहानी का नहीं है। देखिए इसमें जितने भी पात्र है उसमें से एक पात्र ऐसा है जो कानों में कंगना कहानी का नहीं है। नरेंद्र बिल्कुल है, क्योंकि कानों में कंगना कहानी का नायक है। किरण, किरण भी है, क्योंकि कानों में कंगना कहानी की क्या है, तो ये नायिका भी कह सकते हैं, नरेंद्र की पत्नी है। मुन्नी, किन्नरी, तो किन्नरी भी जो है कानों में कंगना कहानी में है, जो वेश्या के रूप में है, और जिसके प्रेम में नरेंद्र पढ़कर क्या करता है, अपना सब कुछ लुटा देता है। और किरण के प्रति क्या होता है, किरण से दूर भी हो जाता है, किरण के प्रति जो प्रेम है उसका दूर भी हो जाता है। और यही इस कहानी का मूल क्या है, तो सब मूल विषय भी रहा है। अब मुन्नी, मुन्नी जो है वो कानों में कंगना कहानी की नहीं है। मुन्नी जो है वो आप पढ़िएगा पुष्प की रात कहानी की क्या है, तो पात्र है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा है तो उत्तर हो जाएगा मुन्नी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कानों में कंगना कौन पहनती है, कानों में कंगना कौन पहनती है। देखिए कानों में कंगन को तो इसी हाथों में पहना जाता है, कानों में कुंडल पहना जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी इसलिए बना है क्योंकि इसमें जो पात्र है वो कानों में कंगन को पहनती है। तो कानों में कंगना कौन पहनती है, तो कानों में कंगन जो है वो किरण पहनती है। कौन पहनती है, किरण पहनती है। किरण के पिता कौन है, प्रश्न नंबर 11, तो किरण के पिता कौन है, नरेंद्र है या योगीश्वर है, तो किरण के पिता कौन है, तो योगीश्वर जी हैं। कौन है, योगीश्वर जी हैं। नरेंद्र कौन है, तो नरेंद्र जो है वो किरण का क्या है, पति है। योगीश्वर क्या है, तो किरण की क्या है, पिताजी हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र जो है योगीश्वर के यहाँ क्या करने गया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नरेंद्र जो है योगीश्वर के यहाँ क्या करने गया था, ऑप्शन 2 है, धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था या किरण से विवाह करने गया था। तो वो गया किस लिए था, क्योंकि विवाह करके तो वो लौटा था। देखिए कंफ्यूजन प्रश्न यहीं पर हो जाएगा, लेकिन गया किस लिए था, किस उद्देश्य से नरेंद्र योगीश्वर के पास गया था। तो आप कहानी अगर पढ़े होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि नरेंद्र के जो पिताजी है वो नरेंद्र को योगीश्वर के पास क्या करने के लिए भेजते हैं, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो नरेंद्र योगीश्वर के यहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था। हाँ, धर्म ग्रंथ जब पढ़ लेता है तो उसके बाद योगीश्वर जी क्या करते हैं, तो नरेंद्र को ही अपना सब कुछ देकर वो संन्यास लेते, वहां से चले जाते हैं। यानी उसकी पुत्री को भी उसे सौंप कर उसे विवाह करके क्या करते हैं, तो वहां से चले जाते हैं। तो नरेंद्र गया किस लिए था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, धर्म ग्रंथ सीखने के लिए योगीश्वर के पास गया था, उनकी कुटिया में गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है, किरण किसकी कुटिया में कंगन उठा लाई थी, यानी किरण जो है वो किसकी कुटिया से कंगन उठा लाई थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, नरेंद्र की कुटिया से या बाबा की कुटिया से। तो सही जवाब हो जाएगा बाबा की कुटिया से, क्योंकि नरेंद्र की तो कुटिया थी ही नहीं। बाबा की कुटिया से आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता है बाबा की कुटिया से वो क्या की थी, तो कंगन उठा लाई थी। चलिए प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह लेखक की है, लेखक की कहानी संग्रह पूछा गया कौन सी है, तो कुसुमांजलि है, गांधी टोपी है, बिखरे मोती ये भी है। तो कुल मिलाकर इनमें से सभी, ये सभी क्या है, तो लेखक जी के कहानी संग्रह है। अब राधिका रमन प्रसाद सिंह जी के अन्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, सावनी समा, नारी क्या एक पहेली, देव और दानव, वे और हम, अबला क्या ऐसी सबला, हवेली और झोपड़ी, ये सभी क्या है, तो ये सभी भी राधिका रमन प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं, लेखक को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 1962 ईस्वी में। कब सम्मानित किया गया, 1962 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16, नई धारा के संस्थापक और संचालक कौन थे, तो नई धारा के संस्थापक और संचालन, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, प्रेमचंद या राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार में किस बोर्ड के प्रथम भारतीय चेयरमैन रहे, यानी राधिका रमन प्रसाद सिंह जो है वो अंग्रेज सरकार में किस बोर्ड के प्रथम भारतीय चेयरमैन रहे, प्रथम भारतीय चेयरमैन किस बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वो क्या रहे, तो वो प्रथम भारतीय चेयरमैन रहे।
अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का नायक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कानों में कंगना कहानी का नायक कौन है? तो नरेंद्र है। प्रश्न नंबर 19, किरण नरेंद्र की क्या लगती है? कितना अच्छा प्रश्न है। किरण जो है नरेंद्र से क्या संबंध उनका है? तो किरण नरेंद्र की पत्नी लगती है। पत्नी क्या है? तो किरण है। प्रेमिका कौन है? तो वेश्या है, किन्नर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, नरेंद्र किसके प्रेम जाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा देता है? तो किरण के प्रेम जाल या फिर किन्नरी यानी वेश्या के प्रेम जाल? तो सही जवाब हो जाएगा वेश्या के प्रेम जाल में। प्रश्न नंबर 21 है, नरेंद्र किसके यहाँ नाच देखने गया था? योगेश्वर के यहाँ या मोहन के यहाँ? तो नरेंद्र जो है मोहन के यहाँ ही नाच देखने गया था और वहीं पर वह किन्नरी यानी वेश्या को देखता है और वेश्या के प्रेम जाल में क्या होता है? वो मोहित हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, नरेंद्र पहली बार किन्नरी को कहाँ देखा था? तो मोहन के यहाँ, क्योंकि मोहन के यहाँ नाच हो रहा था और वही उसी नाच में कौन आई थी? तो किन्नरी यानी वेश्या आई थी और वेश्या को वही पहली बार देखता है और वेश्या के प्रति क्या हो जाता है? तो आकर्षित हो जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, किरण का जान देने का कारण क्या था? किरण का जान देने का कारण क्या था? नरेंद्र का गरीब हो जाना या नरेंद्र का वेश्या के प्रति प्रेम होना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र का वेश्या के प्रति प्रेम होना। अगला प्रश्न है, नरेंद्र को किरण की श्रृंगार बक्से में क्या मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अगर आप कहानी नहीं पढ़े होंगे तो हमारा वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका जो है जितने भी कहानियों का आज हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, जितने भी कहानियों का आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता रहे हैं, इसका एक और वीडियो है जो एक ही वीडियो में संपूर्ण कहानी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। पूरा उसमें निचोड़ तथ्य है, पूरा कहानी का सारांश है, पात्र परिचय दिया हुआ है, लेखक परिचय दिया हुआ है और एमसीक्यू भी उसमें भी कुछ मिलेंगे। लेकिन उसमें उस वीडियो का मूल उद्देश्य है आपको पूरा कहानी को अच्छी तरीके से बताना है। अब यहाँ पर हम क्या है, तो यहाँ पर हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। नरेंद्र को किरण की श्रृंगार बक्से में क्या मिला था? तो सोना मिला था, छिपकली मिला था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें छिपकली मिला था ना, छिपकली। पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? जब आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा इसी कथन से इस कहानी की शुरुआत होती है। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह नरेंद्र का है। किसका है? नरेंद्र का है। अब देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में कहानी की पंक्ति भी क्या होता है तो पूछ देती है, तो कहानी की पंक्ति को भी आप देख लीजिएगा। तो किरण अभी भोरी थी, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरे नहीं, यह किस कहानी की पंक्ति है? तो देखिए कभी कभी कहानी की पंक्तियां भी पूछती है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो एक कानों में कंगना कहानी की एक पंक्ति है। एक और पंक्ति है, वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे? यह भी कहानी कानों में कंगना कहानी की ये पंक्ति है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। यह कथन किसका है? यह नरेंद्र का है। किसका है? नरेंद्र का है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र को किरण के पास क्या मिले? जब नरेंद्र सब कुछ लुटा दिया, अंतिम में फिर आया कुछ लेने के लिए। अब लुटा किसको रहा था? तो वो वेश्या को खुश करने के लिए, वेश्या के प्रेम जाल में फंसा हुआ था। वेश्या को खुश करने के लिए जितना कुछ था किरण के पास, उसके जितने भी आभूषण से लेकर घर में जितने भी बहुमूल्य सामान थे, सभी क्या किया था? तो वेश्या को दे दिया था। अब फिर एक बार आता है, अब ढूंढने के लिए कुछ घर में होगा तो लेकर जाएंगे। तो जब नरेंद्र किरण के पास आता है, तो किरण के पास आने के बाद वही दो कंगन उनको क्या होते हैं? तो मिलते हैं। दो कंगन क्या मिले थे? दो कंगन। इस कहानी के अंत में इस कहानी के अंत में अन्य किसकी कहानी की चर्चा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को जब पढ़िएगा तो अंत में भी किसी अन्य कहानी की भी चर्चा है। तो किसकी कहानी की चर्चा है? तो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी की चर्चा है। और यह जो है अभिज्ञान शकुंतलम के ये पात्र हैं, यानी अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की जो संस्कृत के जो नाटक है, उसी के पात्र दुष्यंत और शकुंतला की कहानी की इसमें क्या है? तो चर्चा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो आपके कानों में कंगना कहानी के थे। और याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में पूरे जितने भी कहानी सबका एमसीक्यू देखेंगे। सभी साथी जुड़े रहेंगे।
जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिनको इच्छा नहीं, तो आप वीडियो से हट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से स्टेट की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो से बने रहें और आगे देखें। अब हम आपको चलेंगे, एक ये कानों में कंगना हो गया, अब चलेंगे उसने कहा था कहानी के जितने भी एमसीक्यू हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब उसने कहा था कहानी के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो कुछ प्रश्नों को हम वन लाइनर में भी लेकर आए हैं। किस कहानी में प्रेम के साथ प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को चित्रित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो गया उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1915 है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन से रचनाकार मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा की 3 कहानियां कौन कौन सी हैं? तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। और ये सभी उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित है 1915 ईस्वी में, और किस पत्रिका में? तो सरस्वती। बुद्धू का कांटा का प्रकाशन वर्ष 1914 है, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पाटलिपुत्र। सुखमय जीवन भारतीय मित्र में। उसने कहा था कहानी किस शैली में लिखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। VVI याद रखिएगा, VVI प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न आने वाला है। तो उसने कहा था जो कहानी है वह किस शैली में लिखी गई है? तो पूर्व दीप्त शैली, जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में फ्लैशबैक मेथड। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह है। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन कब किया? तो 1902 में किया। अगला प्रश्न है, लहना सिंह को कहां कहां गोलियां लगी थी? तो लहना सिंह जो इस कहानी का कह सकते हैं नायक है, उसे जांग में और पसली में क्या हुई थी? गोलियां लगी थी। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह तो सूबेदार का बेटा था। कौन था? सूबेदार का बेटा था। सूबेदार यानी हजारा सिंह का क्या था? तो बेटा था। आगे चलते हैं, कितने जर्मन खाई में घुस पड़े? तो 70 जर्मन क्या हुए थे? खाई में घुस पड़े थे। जर्मन और सिखों की लड़ाई में कितने सिख मारे गए थे? तो 15 सिख मारे गए थे। जमादार लहना सिंह का राइफल नंबर क्या था? तो 77। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अभी उसने कहा था कहानी से बहुत सारे एमसीक्यू देखेंगे। अभी जो वन लाइनर एमसीक्यू उसको देखें, उसके बाद हम ऑप्शन वाले भी एमसीक्यू देखेंगे। लहना सिंह के घायल अवस्था में उसे पानी कौन पिलाता है? तो उसे पानी जो पिलाता है उसका नाम है वजीरा सिंह। वो भी क्या है? तो लहना सिंह के साथ क्या है? मतलब वो भी क्या है? तो सेना में है। लहना सिंह सूबेदारनी से क्या प्रश्न किया करता था? जब कहानी शुरुआत में पढ़िएगा, उसने कहा था बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें लहना सिंह सूबेदारनी से प्रश्न करता था, तेरी कुमड़ माई हो गई? तेरी कुमड़ माई हो गई, ये प्रश्न करता था। कुमड़ माई का मतलब होता है एक प्रकार से कह सकते हैं सगाई भी कह सकते हैं। लहना सिंह पहली बार जब सूबेदारनी से मिला था तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? तो लहना सिंह जब पहली बार सूबेदारनी से मिला था उस समय उसकी उम्र थी 12 वर्ष। आगे चलते हैं। बचपन में लहना सिंह अमृतसर में किसके यहाँ रहता था? बचपन में लहना सिंह अमृतसर में किसके यहाँ रहता था? तो मामा के यहाँ रहता था। लहना सिंह को किस पर शक होता है? तो लपटन साहब पर शक होता है, क्योंकि लपटन साहब पर शक होता है। जब आप कहानी पढ़िए तो आपको पता चल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, बोधा सिंह कांप क्यों रहा था? तो बोधा सिंह कांप इसलिए रहा था क्योंकि उसको जवर हो गया था, बुखार लग गया था। आगे चलते हैं, गुलेरी जी की प्रमुख निबंध कौन कौन सी है? कौन कौन से हैं? पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, मारे मरेसी मोही, कुठाऊ। आगे बढ़ते हैं, गुलेरी जी के माता और पिता का क्या नाम था? तो गुलेरी जी के माता और पिता का नाम था माता लक्ष्मी देवी, पिता शिवराम शास्त्री जी। अब हम उसने कहा था कहानी के वो ऑप्शन वाले प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले हम देखे सभी वन लाइनर प्रश्न देख लिए। अब ऑप्शन वाले को देखते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस पाठ से है? यह उक्ति जो है उसने कहा था पाठ से है, और ये सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से। किससे? सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है। जब लहना सिंह सूबेदारनी का दोबारा
जब मुलाकात होती है तब यह बात को कहती है। अगला प्रश्न है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का क्या है तो पात्र है। आगे चलते हैं, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह जो है बोधा सिंह के पिता था, सूबेदारनी का पति था और वह क्या था, सेना में सूबेदार था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो है वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। किधर से? तो इंग्लैंड की ओर से। और किसके सैनिक से? तो जर्मन के खिलाफ, जर्मन के सैनिक के खिलाफ वो युद्ध कर रहा था। अगला प्रश्न है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको कहानी में आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता होगा। यहाँ 4 ऑप्शन है। तो एक अकालिया सिख जो है वो 1.25 लाख क्या होता है तो के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो सूबेदारनी उसने कहा था कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्नों को देखते चले जाएंगे। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का जो पत्थर है वो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, तेरी कुमड़ माई हो गई, यह जो कथन है वो कहानी किससे संबंध है? यह उसने कहा था कहानी से संबंध है। और यह बात किसने कहा था तो खुद कह सकते लहना सिंह सूबेदारनी को कहा था। अगला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? यह भी उसने कहा था कहानी में। अब यहाँ प्रश्न है, यह पंक्ति को कहा किसने है? इस पंक्ति को लहना सिंह ने कहा है। किसने कहा है? लहना सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो बुद्धू का जो कांटा है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इनकी 3 ही कहानियां हैं और ये 3 कहानियां से क्या हुए, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। इनकी 3 कहानियां कौन कौन सी है तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक प्रमुख लेखक थे? अब देखिए इनकी कहानियों को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इनकी कहानियां जो है वो 1911 सुखमय जीवन, 1914 बुद्धू का कांटा और 1915 आपका है उसने कहा था। तो ये 20वीं सदी की कहानियां हैं, 20वीं सदी की कहानियां है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानियां लिखी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह क्या है तो नायक है। आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? तो इसका सही जवाब हारे को हरी जो नाम है ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। यह रचना किनकी है? तो यह रचना दिनकर जी की है। ये दिनकर की कविता है हारे को हरि नाम। आपको भी पता होगा, हारे को हरि नाम अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छी कविता है। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था कहानी जो है युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी। तो जब आप उसने कहा था कहानी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, अगर सारांश नहीं पूरा मूल कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा इसमें युद्ध की भी चर्चा है, दिव्य प्रेम की भी चर्चा है और प्रेम पर बलिदान होने की भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर इनमें से सभी इसका जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न एक और हम आपसे यह पूछ सकते हैं, प्रेम पर बलिदान कौन हो गया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रेम पर बलिदान जो इस कहानी में हुआ है वह कौन हुआ है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है इसमें? तो इसमें किस शहर का चित्रण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर शहर की चित्रण है। लाना सिंह का गांव का क्या नाम था? तो माझे नाम था। जल्दी जल्दी देखेंगे प्रश्नों को क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमको देखने हैं। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है यहाँ पर है सूबेदार, जमादार, लेफ्टिनेंट या मेजर। तो लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है जमादार पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम देख रहे हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। विदूषक अर्थात जो मजाक करता है, मनोरंजन करता है, हंसाने का काम करता है, उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? पूछा गया है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। सही जवाब है बोधा सिंह ही नाम था।
आगे देखते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, देखिएगा ऑप्शन है तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मन के साथ। तो सही जवाब है जर्मन के साथ। क्या हो जाएगा? जर्मन के साथ। अगला प्रश्न है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टन को जो मार गया वो किसने मार गिराया? तो इसका सही जवाब है लहना सिंह ने मार गिराया। अगला प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 30 को याद रखिएगा, 77 नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? संजलपुर में, अलावपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लायलपुर में जमीन दी है सरकार ने सूबेदार को। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में? तो इसका सही जवाब है जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब तो जान ही रहे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही जवाब है 1915। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा की कृति है, और यह जो है क्या है आप हमको बता सकते हैं? इसका सही जो है कछुआ धर्म जो वह निबंध है। क्या है? निबंध है। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? तो पुरानी हिंदी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ये हम पहले आपको बता भी चुके हैं, यह भी निबंध है। यह भी क्या है? निबंध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 है, अमृतसर में लहना सिंह, हाँ चलिए, अब अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह का कौन रहता था? मामा जी, जिसके यहाँ लहना सिंह रहे थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो लहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए, किसको बुलाने के लिए? सूबेदार को बुलाने के लिए। सूबेदार कौन है? तो सूबेदार वजीरा सिंह है, आपको पता होगा। तो सूबेदार को बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो वो सॉरी, सूबेदार हजारा सिंह है ना, हजारा सिंह, हजारा सिंह सूबेदार है, तो वजीरा सिंह को भेजता है सूबेदार को बुलाने के लिए। सूबेदारनी ने अपने पति व पुत्र की रक्षा के लिए किसके कहा था? देखिए ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, किरत सिंह से, इनमें से किसी से नहीं। तो लहना सिंह से ही कहा था। इसी पर तो पड़ा है इस कहानी का नाम, उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और इसी बात को क्या कहते हैं, लहना सिंह ने अपने प्रेम के रूप में एक प्रकार से बलिदान देकर दोनों की रक्षा किए, उसके पति के भी पुत्र के भी। आगे बढ़ते हैं, दो प्रश्न और है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो अमृतसर में रहते थे। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे जो उसने कहा था, कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं उसने कहा था के बाद हम अगली कहानी की ओर चलते हैं। हम दो कहानियों का एमसीक्यू कर चुके हैं। सबसे पहले कानों में कंगना देखे, उसके बाद उसने कहा था देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी का प्लॉट जो है, एक इस कहानी के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले कहानी का प्लॉट, कहानी के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय जी हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? 1893 या 1993? 1993 तो नहीं होगा, 1893 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी का प्लॉट किस प्रकार की कहानी है? कहानी का प्लॉट जो है किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक है या आंचलिक है? इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, ग्रामीण परिवेश का चित्रण होगा तो आंचलिक हो जाएगा। कहानी का प्लॉट, कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक या मनोवैज्ञानिक? तो सही जवाब है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस कहानी में, देखिए थोड़ा सा किस कहानी पढ़िएगा, किस कहानी में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से किस कहानी में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है? अब देखिए, अगर यहाँ पर कहानी की जगह रचना लिख देता तब आपका यहाँ दोनों सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहानी दिया है और आप अभी
कहानी का प्लॉट पढ़ रहे हैं तो कहानी का प्लॉट में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। अब यहाँ निर्मला भी जो उपन्यास है, यह क्या है? उपन्यास है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसमें भी दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहानी पूछा है और कहानी आपका क्या हो जाएगा? कहानी का प्लॉट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पात्र कहानी का प्लॉट का नहीं है? भगजोगनी, मुंशी जी, दारोगा या मुन्नी? तो देखिए भगजोगनी क्या है? एकदम कहानी का प्लॉट के कह सकते हैं कि इसी पर केंद्रित है कहानी के प्लॉट। जो बेचारी दहेज प्रथा और अनमेल विवाह से क्या होती है, बेचारी को इन दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुंशी जी बिल्कुल हैं, दरोगा जी भी हैं, ये दोनों भाई हैं और भगजोगनी मुंशी जी की पुत्री है। अब मुन्नी क्या है? तो ये तो उसने कहा था कहानी की पात्र है। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी में किसे बारूद की पुड़िया कहा गया है? इस कहानी में किसे बारूद की पुड़िया कहा गया है? इस कहानी में दरोगा जी की घोड़ी को क्या कहा गया? बारूद की पुड़िया कहा गया है। बारूद की पुड़िया का ऐसी मुहावरा, इसका अर्थ होता है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा जो हो जाता है उसी को बारूद की पुड़िया, उसके लिए ये मुहावरा है। तो इस कहानी में ये लेखक का स्वगत कथन, लेखक खुद स्वगत कथन अपने मन में विचार करते हैं, जो ये जो दरोगा जी की जो घोड़ी है वो क्या है? बारूद की पुड़िया है। आगे बढ़ते हैं, मुंशी की पुत्री का क्या नाम है? मुंशी जी के पुत्री का क्या नाम है? इतना आसान सा प्रश्न है, तो भगजोगनी। आसान सा प्रश्न है और हमको लगता है कि पिछले बिहार स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। आगे, दरोगा साहब मुंशी जी के कौन लगते हैं? तो भाई लगते हैं, बड़े भाई हैं। आगे, दरोगा साहब के समय मुंशी जी का जीवन यापन कैसा था? तो जिस समय दरोगा साहब जीवित थे उस समय मुंशी जी जो है वो ऐशो आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दरोगा जी के समय यानी जिस समय दरोगा जी जीवित थे उस समय की बात हो रही है। उस समय मुंशी जी के कितने लड़के हुए और मर भी गए? तो 4-5 लड़के हुए और मर गए, यानी 5 याद रखिएगा, 5 लड़के या 4-5 लड़के हुए और सभी क्या हुए? मर गए। मुंशी जी भगजोगनी का विवाह किससे करते हैं? देखिए ऐसा हुआ कि भगजोगनी का विवाह जो है वो दरोगा जी के मृत्यु के बाद होता है। अब जब दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? मुंशी जी बहुत गरीब हो जाते हैं, यानी वो खाने के लिए भी तरसने लगते हैं, यानी बहुत ही गरीब हो जाते हैं, जिसके कारण दहेज देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मुंशी जी क्या करते हैं? तो विवश होकर अपनी पुत्री जो भगजोगनी है उसका विवाह, जो एक लड़की है, युवती है, उसका विवाह 41-42 साल के एक वृद्ध व्यक्ति से कर देते हैं। अगला, मुंशी जी दरोगा साहब का श्राद्ध क्या बेचकर करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुंशी जी दरोगा साहब का जो श्राद्ध है, उनके मरने के बाद जो श्राद्ध होता है वो उन्हीं की जो घोड़ी है, मुंशी दरोगा साहब की जो घोड़ी है उसी घोड़ी को बेचकर क्या करते हैं? पूरे धूमधाम से अपने बड़े भाई का श्राद्ध करते हैं मुंशी जी। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही जवाब है देहाती दुनिया। क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया, जो जिसका कह सकते हैं जिसका समय है 1926 ईस्वी। क्या है? 1926। यहाँ पर देखिए मेला आंचल का समय क्या है? 1954 ईस्वी। मेला आंचल रेणु जी का उपन्यास है, जबकि देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी का। दोनों आंचलिक उपन्यास है, दोनों क्या है? आंचलिक उपन्यास है। इस कहानी का नायक कौन है? अब देखिए यहाँ पर हम एक पहले प्रश्न देख लेते हैं, दोनों आंचलिक उपन्यास है। आप हमको बताइएगा हिंदी साहित्य में प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना गया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी का नायक कौन है, यानी जो कहानी का प्लॉट है इसका नायक कौन है? तो खुद मुंशी जी हैं। और अब इस कहानी में मुंशी जी ही अपनी आत्मकथा को सुना रहे हैं, इसीलिए इसमें इस कहानी का जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। आगे बढ़ते हैं, दरोगा जी की घोड़ी की कितनी कीमत थी? यानी दरोगा जी की जो घोड़ी है उसकी कीमत क्या थी? 7 रुपये। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर अब कहते दरोगा जी जिस समय जीवित थे उस समय मुंशी जी घी के दिए जलाया करते थे। तो घी के दिए जलाने का अर्थ है खूब ऐशो आराम से रहना। क्या हो जाएगा? खूब ऐशो आराम से रहना। आगे बढ़ते हैं, दहेज प्रथा की क्रूरता का शिकार कौन होती है? तो बेचारी भगजोगनी होती है। कौन होती है? भगजोगनी होती है। अगला प्रश्न है, मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी की तरक्की रुकने का क्या कारण था? अजय मुंशी जी के बड़े भाई थे, उनका तरक्की रुकने का क्या कारण था? कंजूसी या घोड़ी के प्रति प्रेम? देखिए उनका जो घोड़ी था वो बहुत तेज रफ्तार में, दो घोड़ी जो थी
था नहीं, घोड़ी थी। घोड़ी जो थी बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती थी और उस घोड़ी के प्रति बहुत सारे जो अन्य ऑफिसर थे सरकारी, उनका क्या था, वो आकर्षित करती थी घोड़ी। और हर कोई दरोगा जी से क्या करना चाहता था, तो खरीदना चाहता था, परंतु दरोगा जी उस घोड़ी को बेचना नहीं चाहते थे। इसलिए उसी घोड़ी के कारण इनका जो तरक्की है, क्योंकि तरक्की तो होता ही है, वो रुका, मतलब ज्यादा नहीं हो सका। इसलिए घोड़ी के कारण ही, यानी घोड़ी के प्रति उनका प्रेम था, वो घोड़ी किसी को देना नहीं चाहते थे। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, देखिए कुछ पंक्तियां आगे। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। पंक्ति किस कहानी की है, तो कहानी का प्लॉट। कहानी में सुंदरता, अब प्रस्तुत कहानी में सुंदरता अंधेर घर में दीपक सी थी, यह किसके विषय में है। सुंदरता जो है अंधेर घर में दीपक सी थी, यह कहानी में यह किसके लिए है, तो भगजोगनी के लिए यह कहा गया है। भगजोगनी देखने में दिखने में कैसा थी, तो दिखने में जो वो सुंदर थी, कैसी थी, तो सुंदर थी। अगला प्रश्न है, अपने वृद्ध व्यक्ति के मरने के बाद भगजोगनी किससे विवाह कर लेती है, तो मोहन से या सोतेला बेटा से। तो अपने ही सोतेला बेटा से क्या करती है, तो विवश होकर विवाह कर लेती है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे कहानी के प्लॉट से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं पुस की रात कहानी के जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले वन लाइनर जो है उसको देख लेते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद घर में किसका प्रसिद्ध जीवनी है, तो शिवरानी देवी का है। ये उसने कहा था, संबंधित प्रश्न है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो दया नारायण निगम ने नाम दिया। प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी कौन सी है, देखिए सभी पूस की रात कहानी से यानी प्रेमचंद से संबंधित है। तो प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन सी है, तो सोजे वतन है। प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन सी है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। हल्कू और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं, तो पूस की रात के हैं। अब देखिए प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न बिहार स्टेट में पिछले बार ये प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो सभी प्रश्नों को देखना अनिवार्य है। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था, ये भी प्रश्न आ चुका है, देख लीजिए। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था, जबरा नाम था। अब देखिए ये भी बिहार स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था, तो याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं पिछले बार। हल्कू के कंबल लिए मुन्नी कितने रुपए जमा करके, हल्कू के कंबल के लिए है ना, हल्कू के कंबल के लिए मुन्नी कितने रुपए जमा करके रखी थी, तो 3 रुपए जमा करके रखी थी। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, निर्मला। आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी प्रेमचंद की कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, पूस की रात कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो पूस की रात कहानी प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो मानसरोवर भाग 1। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रश्न है पूस की रात से, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था, किस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। हंस, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। सबसे पहले देखते हैं धर्मयुग। तो धर्मयुग पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती इसके प्रमुख संपादक है। सारिका पत्रिका के प्रमुख संपादक कमलेश्वर जी हैं, अन्य और भी हैं। उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के जो संपादक हैं, प्रमुख संपादक कह सकते हैं, प्रसिद्ध संपादक मनोहर श्याम जोशी हैं। जबकि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया है। इसके अलावा प्रेमचंद जी के अन्य और भी पत्रिकाएं जिसका उन्होंने संपादन किया। हंस के अलावा उन्होंने जागरण पत्रिका का संपादन किया, ध्यान दीजिएगा, जागरण। जागरण के अलावे मर्यादा पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। मर्यादा के अलावे माधुरी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया है, माधुरी पत्रिका। तो वे प्रमुख 4 पत्रिकाओं का संपादन किया, हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी, याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न है किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था, तो हंस। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी द्वारा मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 8 खंडों में। कितने खंडों में, मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह करके भाग 8 तक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस रचना की तुलना रामायण से की जाती है, तो प्रेमचंद की गोदान की तुलना जो है रामायण से की जाती है। प्रेमचंद किस युग के रचनाकार हैं, तो अब देखिए प्रेमचंद की जितना भी आप कहानी या फिर उपन्यास देखेंगे तो आपको
जो है 1900 के बाद का है। तो ये कह सकते हैं कि आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे, उसमें आप जब चर्चा करेंगे तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आप पढ़े होंगे, उसमें आपका जो आधुनिक काल के जितने भी काव्य धाराएं हैं, भारतेंदु युग से है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति प्रयोगवाद, इसके बाद प्रपद्यवाद, नई कविता, साठोत्तरी काव्य आंदोलन। तो उसमें आप देखिएगा द्विवेदी काल का जो समय है वो क्या है, तो 1900 से 1918 है, या फिर कहीं पर 20 भी लिया जाता है, 1900 से 1920 तक या 1918 तक। तो ये समय है, और इसी समय के रचनाकार है प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है किस युग के रचनाकार है, तो आपका सही जवाब है द्विवेदी युग के, प्रमुख रूप से। आगे चलते हैं, प्रेमचंद की रचना है कौन सी इसमें है, तो इसमें प्रेमचंद की रचना कौन सी हो जाएगी, तो इसमें पुष्प की रात हो जाएगी। सूर्य, चलचित्र, सिक्का बदल गया, ये सभी अन्य रचनाएं हैं। सिक्का बदल गया किनकी रचना है, तो कृष्णा सोपती जी की रचना है। आगे चलते हैं, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, गणपत राय, धनपत राय, श्रीपत राय या नवाब राय, तो सही जवाब हो जाएगा धनपत राय। अब यहाँ देखिए, नवाब राय भी इनका ही नाम है जो उर्दू का नाम है। और यहाँ पर श्रीपत राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए श्रीपत राय का प्रेमचंद से क्या संबंध है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, प्रेमचंद जी प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे, तो प्रारंभ में वो उर्दू भाषा में लिखते थे। आगे बढ़ते हैं, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था, तो हल्कू के कुत्ते का जो नाम था वो जबना नाम था। ये प्रश्न कर भी चुके हैं, फिर से एक बार प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की रचना की भावभूमि क्या है, तो उनकी रचनाओं को जब आप पढ़िएगा, उनकी कहानियों का, उनके उपन्यासों को आप अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा सच में ऐसा हुआ होगा, एकदम लगेगा नहीं कि ये काल्पनिक है, बिल्कुल वास्तविक सा लगता है। और उसी प्रकार से वो रचना भी की है, तो अर्थार्थपरक इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद की तुलना विश्व के किस महान रचनाकार से की जाती है, तो प्रेमचंद की तुलना विश्व के महान रचनाकार कौन है, तो महान रचनाकार गोरकी से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्न भी है जो इसमें है, सभी प्रश्नों को अभी नहीं देखें। चलिए बढ़ते हैं, प्रेमचंद की कहानियों की पृष्ठभूमि क्या है, प्रेमचंद की कहानियों की पृष्ठभूमि क्या है, तो प्रेमचंद की कहानियों को देखिए, उसमें ग्रामीण परिवेश का अधिक चित्रण है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 1880 ईस्वी। प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था, तो मुंशी अजायब राय। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद के माता का नाम क्या था, आनंदी देवी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई, 1936 ईस्वी। प्रेम हल्कू से पैसा मांगने कौन आया था, तो हल्कू से पैसा मांगने सहना आया था। कौन आया था, सहना आया था। जब आप कहानी को पढ़िएगा तो इसी यहीं से प्रारंभ होगा। प्रेमचंद का गांव का क्या नाम था, तो प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो गांव का नाम है लमही। सेवा सदन, कायाकल्प नामक कृतियां किसने लिखी, तो प्रेमचंद ने लिखी। ये सभी क्या है, इनके उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी कहे तो प्रेमचंद के सभी उपन्यास प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, हल्कू के पत्नी का क्या नाम था, हल्कू के पत्नी का नाम क्या था, मुन्नी नाम था। हल्कू किस फसल का रखवाली कर रहा था, तो हल्कू किस फसल का रखवाली कर रहा था, गेहूं का, धान का, ईख का, कपास का, तो सही जवाब जाएगा ईख का। रात की ठंड में, थोड़ा सा इसको, हाँ अब देखते हैं, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा था, ऐसा हल्कू ने मुन्नी से कहा था। जब सारा खेत, जब नील गाय आकर सभी खेत को नष्ट कर देते हैं, तो हल्कू मुन्नी से कहता है कि कम से कम ये जाने दो, फसल तो चला गया, कम से कम रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, क्योंकि पूस की जो ठंड होती है बहुत ही ज्यादा ठंड पूस में सभी को लगती है। आगे चलते हैं, किसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, मुन्नी को, हल्कू को, जबरा को या सहना को, तो हल्कू को। जब हल्कू को जब पता चला कि खेत में बहुत सारे जानवर आ गए हैं, लेकिन ठंड इतनी थी कि वो अपने जगह से हिलना नहीं चाह रहा था। जबरा ने अग्नि राशि को किस तरह से देखा, तो जबरा ने अग्नि राशि को किस तरह से देखा, आश्चर्यपूर्वक, भयपूर्वक, स्नेहपूर्वक, नेत्रों से कातर। देखिए यहाँ पर देखिए, भय से भी देखा, ऐसे कातर का अर्थ भी होता है भयभीत हो जाना, तो नेत्रों से देखा था, और नेत्रों से कातर का मतलब हुआ एकदम भयभीत होकर अपने नेत्रों से देखा था। क्योंकि जब झबरा को हल्कू कहता है कि इसका आर पार हो, तो क्या हुआ था, तो नेत्रों से भयभीत होकर देखा था। पुष्प की रात कहानी जो है, पुष्प की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तो हल्कू है।
अगला प्रश्न है, सहना कौन था? सहना कौन था? साहूकार, नौकर, मुंशी या इनमें से कोई नहीं? तो साहूकार था। हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश किसने किया था? तो नीलगाय ने किया था। हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज से अपना मन बहलाता था? गांजा पीकर, खैनी खाकर, नाच देखकर, गीत गाकर? तो गांजा पीकर। गांजा जब पीता था तो उस समय उसको कुछ देर के लिए ठंड नहीं लगती थी, फिर जैसे उसकी जो कह सकते हैं कि पावर खत्म हो जाने के बाद फिर बेचारे को ठंड लगने लगती थी। आगे देखते हैं, अंधकार में निर्दय पवन किन्हें कुचलता हुआ बह रहा था? अंधकार में जो निर्दय पवन है वो किन्हें कुचलता हुआ आगे बह रहा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों को। पत्तियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। विशाल पेड़ ऐसे मालूम पड़ते थे मानो वे प्रेत हो, वे तपस्वी हो, वे अथाह अंधकार में अपने सिरों पर संभालते हुए हो, या वे भूत हो? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वे अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए संभाले हुए हो। आप कहानी पूरा मूल कहानी को पढ़े होंगे तो यह पंक्ति आपको जरूर मालूम होगी। अगला प्रश्न है, इस कहानी का अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, आकाश पर ठिठुरते हुए मालूम होते थे। अब ये कितना अच्छा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ऑप्शन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही जवाब। चांद, पक्षी, तारे। तो आकाश पर ठिठुरते हुए कौन मालूम होते थे? तारे। तारे को आप देखिएगा तो लगेगा जैसे तारे भी कांप रहे हो, उसमें थोड़ा सा कंपन, कपकपाहट जैसा लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो तारे हैं वो क्या टिमटिमा रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न थे उस की रात कहानी से। अब हम अगली कहानी की ओर चलते हैं। पंचलाइट कहानी है, एमसीक्यू बचा हुआ दो कहानियों का, पंचलाइट और चिप की दावत। पहला प्रश्न है पंचलाइट कहानी से, प्रश्नों को देखते जाएंगे। पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है? तो रेणु जी है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया बिहार में हुआ। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का प्रकाशन क्या है? तो पंचलाइट कहानी का प्रकाशन जो है 1959 ईस्वी है। रेणु जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो रेणु जी जो है वो एक आंचलिक रचनाकार हैं। पंचलाइट किस प्रकार की कहानी है? पंचलाइट जो आंचलिक कहानी है। पंचलाइट कहानी का केंद्र बिंदु कौन है? तो पंचलाइट ही है। पंचलाइट, पंचलाइट किसको कहते हैं? एक जमाना था जब पंचलाइट की रोशनी में हम लोग भी कभी जो भी हमारे घरों में कार्यक्रम वगैरह जब होते थे, जब बहुत सारे लोग आते थे, कुछ कार्यक्रम घर में हुआ करते थे, उस समय हम लोग के घरों में भी पंच लाइट जला करते थे। वही पंच लाइट जिसको पेट्रोमैक्स हम लोग कहा करते थे। पेट्रोमैक्स से आपका दिमाग में तो आ ही गया किसको पेट्रोमैक्स कहते थे। और पहले कह सकते हैं कि बहुत सारे जब कार्यक्रम हुआ करते थे, थोड़े कार्यक्रम घर में, तो उसमें पेट्रोमैक्स को जलाकर क्या होता था कि कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से सफल किया जाता था। उस समय लालटेन का जमाना था, और पेट्रोमैक्स का क्या था? लालटेन का ही बहुत बड़ा रूप था। महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स को क्या कहते हैं? तो महतो टोली के लोग जो इस कहानी के जो कह सकते हैं कि इस कहानी में 8 पंचायतें की चर्चा है, जिसमें से एक पंचायत आपका महतो टोली भी है। तो महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स को क्या कहते हैं? तो पंच लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच लाइट कहते हैं। महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स को कहाँ खरीदते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। महतो टोली के लोग जो है वो पंच लाइट को कहाँ खरीदते हैं? तो महतो टोली के लोग जो है पंचलाइट को रामनवमी के मेले में खरीदते हैं, सरदार जी के अगुवाई में। महतो टोली के लोग पंचलाइट कितना में खरीदते हैं? 100 रुपया, 500 रुपया? इसका सही जवाब है 500 रुपया में खरीदते हैं, यानी 5 टका में खरीदते हैं। ये भी याद रखिए, 5 टका, इसको भी याद रखिएगा। महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीदने का पैसा कैसे जमा करते हैं? चंदा भराकर या दंड जुर्माने से? तो महतो टोली में दंड और जुर्माने से जो भी पैसा जमा होता है, उसी पैसे से वो लोग क्या करते हैं? तो पंच लाइट को खरीदते हैं। ये भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। गांव में कुल कितनी पंचायतें, अभी चर्चा हम किए थे, गांव में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो गांव में जो है वह कुल 8 पंचायतें हैं। कितने? 8 पंचायतें। मुंडरी से प्रेम कौन करता है? तो मुंडरी से प्रेम जो गोधन करता है। कौन करता है? गोधन करता है। आगे बढ़ते हैं। गोधन कौन सा गीत गाता रहता है? तो गोधन जो है वो झंडा गीत गाता है या सलीमा गीत? तो सलीमा गीत गाता रहता है। महतो टोली के पंचों ने गोधन के ऊपर कितने रुपये का जुर्माना लगाया था? तो 10 रुपये का जुर्माना लगाया था। ये गोधन कौन है? तो गोधन जो है किसी दूसरे गांव का लड़का जो महतो टोली में आकर रहता है,
और वह जो है वो क्या, तो वह जो है मुनरी को देखकर सलीमा गीत गाता रहता है, उससे प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण जो है पूरे पंचायत में उस पर क्या करता है तो 10 रुपए का जुर्माना लगाता है और उस जुर्माने को देता भी नहीं है। नहीं देने के कारण क्या करता है, महतो टोली के लोग जो है पंच लोग फैसला करते हैं गोधन को बिरादरी से बाहर कर दिया जाए, यानी बाहर कर दिया जाता है बिरादरी से, यानी गांव के जो जितना भी लोग होते हैं उनके समाज से उनको बाहर कर दिया जाता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये 10 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जिसको देता भी नहीं है। पंच लाइट कौन जलाता है, तो पंच लाइट गोधन ही जलाता है और इसी कारण गोधन के जो 10 रुपया जो जुर्माना लगाया गया था वो भी माफ कर दिया जाता है और उनको बिरादरी में पुनः शामिल भी कर लिया जाता है और सलीमा गीत गाने के लिए छूट दे दिया जाता है, तुम सलीमा गीत गाओ, खूब गाओ। देखिए मजबूरी में लोग क्या न क्या करते हैं, मजबूरी का फायदा कम से कम गोधन को मिलता है। अगर गोधन पंच लाइट जलाना नहीं जानता तो उसका 10 रुपये का जुर्माना भी माफ नहीं होता और सलीमा गीत गाने का जो आदेश उसको दिया भी नहीं जाता। लेकिन देखो पंच लाइट जलाने के लिए पूरे महतो टोली में कोई जानता ही नहीं था, जिसके कारण अन्य जो अन्य टोले के जो लोग थे, खासकर ब्राह्मण टोले के लोग, ब्राह्मण टोली के लोग, वो लोग क्या कर रहे थे, तो वो लोग महतो टोले के लोगों पर हंस रहे थे कि कहा जाता है कोई आता नहीं है और ले लिया, यानी उन लोग को लाइट जलाना नहीं आता था और ले लिया। अब इस पर लोग हंसते भी हैं दूसरे टोली के लोग, लेकिन गोधन एकमात्र था जो उस टोली में रहता था और पंच लाइट को जलाना जानता था। और यह बात कौन जानती थी, तो यह बात सिर्फ गोधन की जो प्रेमिका मुंडरी ही जानती थी। अब मुंडरी फिर क्या करती है, वह मुंडरी ही बताती है, मतलब वो एक तरह से कोड वर्ड में बताती है और उस कोड वर्ड को फिर क्या किया जाता है, मतलब उसकी माँ फिर जान लेती है कि गोधन जानता है, तो गोधन को मना कर लाती है। तब गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जलाता है और समाज में जो कुछ है उसके ऊपर जो कुछ है जुर्माना लगाते सब माफ भी कर दिया जाता है। आगे प्रश्न है, मुंडी किसकी बेटी है? मुंडी जो है वो गुलरी काकी की बेटी है, रुदल शाह की, तो गुलरी काकी की बेटी है। किसके मनाने पर गोधन पंचलाइट जलाने को तैयार हो जाता है, तो मुंडरी को मनाने पर या गुलरी काकी को मनाने पर। तो मुंडरी तो जा नहीं सकती क्योंकि उसकी प्रेमिका है, लेकिन उसी के संकेत से गुलरी काकी जो है वो क्या करती है, तो गोधन को क्या करती है, तो मनाकर लाती है और पंचलाइट को जलाया जाता है। गांव का छड़ीदार कौन है, तो गांव का छड़ीदार अग्नु महतो है। मुलगेन कौन है, तो गांव में कीर्तन मंडली का क्या कह सकते हैं प्रमुख है। पंचलाइट यानी पेट्रोमेक्स, पंचलाइट यानी पेट्रोमेक्स को लालटेन कौन कहता है, बहुत ही बढ़िया है। तो जब गांव के लोग महतो टेली के लोग पेट्रोमेक्स यानी पंचलाइट को मेले से लेकर आते हैं, तो रास्ते में क्या होता है, ब्राह्मण जो टोली है, ब्राह्मण टोली का फुटंगी झा जो है वो टोक देता है। क्या टोक देता है, कहता है कि कितने में लालटेन खरीदा, कितने में लालटेन खरीद हुआ। तब गांव के लोग गुस्से में कहते हैं कि ये अपने घर में ढिबरी जलाते हैं और अपनी ढिबरी को कहते हैं पंच लाइट और हमारे पंच लाइट को लालटेन कहते हैं। यानी गांव के लोग क्या होते हैं, महट्टो टोली के लोग उस पर गुस्सा प्रकट करते हैं और कहते भी हैं देखता नहीं है पंच लाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर में ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंच लाइट को लालटेन कहेंगे। ये महतो टोली के लोग उन पर क्या करते हैं, तो गुस्सा कर कर फुटंगी झा पर कहते हैं, क्योंकि फुटंगी झा उनका पंच लाइट को लालटेन कह देता है, जो महतो टोली के लोग को अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, पंच लाइट जलाने के लिए केरोसिन तेल कहाँ से लाया जाता है, तो फुटंगी झा के दुकान से या रुदल शाह के। तो फुटंगी झा का तो दुकान है ही नहीं क्योंकि वो तो ब्राह्मण टोली का है। रुदल शाह का राशन दुकान है और उसी के दुकान से केरोसिन तेल लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, गोधन किस टोली में रहता है, तो गोधन जो है महतो टोली में रहता है। कहाँ रहता है, महतो टोली में रहता है। पंच लाइट कौन खरीदता है, पंच लाइट कौन खरीदता है, तो पंच लाइट गांव का सरदार जाकर खरीदता है। कहां पर, तो रामनवमी के मेले में। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोमेक्स आने पर गुलरी काकी कौन सा गीत गा रही, तो गुलरी काकी गुसाई गीत गा रही है। देखो क्या जमाना था, जब पंचलाइट पहली बार जब आया था तो लोग इतना खुश थे, अब तो पंचलाइट का जमाना ही चला गया। मुनरी को देखकर सलीमा गीत कौन गाता है, तो मुनरी को देखकर सलीमा गीत गोधन गाता है। कौन गाता है, गोधन। और यही कारण इसके ऊपर जुर्माना भी लगा था। मुनरी की सहेली का क्या नाम है, तो मुनरी का सहेली का नाम है कनेली। क्या नाम है, कनेली। रेणु को किस रचना पर पद्मश्री पुरस्कार मिला,
तो याद रखिए रेणु को उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल पर उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। पंचलैट कहानी रेणु जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। मेला आंचल तो इनका कहानी संग्रह नहीं बल्कि उपन्यास है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, यह गीत कौन गाता रहता है? यही गीत है सलीमा गीत, और इसी गीत को कौन होता है? गोधन जो है मुंडी को देखकर गाता रहता है। अगला प्रश्न है इस पाठ से कर सकते हैं अंतिम प्रश्न। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज ढिबरी नहीं जलाई थी। देखिए बहुत ही भी आई यह पंक्ति है और परीक्षा में यह पंक्ति पूछ सकती है कि यह पंक्ति किस कहानी से है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज ढिबरी नहीं जलाई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सभी लोग आज पंच लाइट की रोशनी में रहना चाहते थे, इसलिए पंच लाइट आ गई थी, जिसके कारण वे लोग अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाए थे। यानी किसी ने अपने घर में कोई ढिबरी नहीं जलाया था, कोई लालटेन नहीं जलाया था। सभी पंच लाइट की रोशनी को देखने के लिए खुश थे। उसकी ही रोशनी में पूरा महतो टोली के लोग चाह रहे थे उसी की रोशनी में सारा घर में रोशनी जाए, इसलिए किसी ने जलाया। अब इधर ऐसा हुआ था कि पंच लाइट जल ही नहीं रहा था और अंततः गोधन आकर पंच लाइट को क्या करता है? जलाता है। अब इसमें कुछ प्रमुख चलते हैं अब सीधे चीफ की दावत की ओर। कथन भी इसको देख लेते हैं ना, क्योंकि कथन भी एमसीक्यू में पूछ देगा। वाह माँ तुम और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? वह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने, सामनाथ की पत्नी का कथन है। अगला है, क्या करूं बेटा मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। ये बूढ़ी माँ कहती, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ जो है जब सोती है तो नाक के जगह पर मुंह से सांस लेती है, जिससे जो घराटे हैं बहुत जोर से आते हैं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। माँ का कथन, उनकी सामनाथ की बूढ़ी माँ का कथन है। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। चीफ का कथन, जो चीफ जिसका सामनाथ के घर के यहाँ दावत होता है, यानी सामनाथ का जो चीफ है उसका दावत होता है, वह यह बात को कहता है एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ओ अम्मी तुमने आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि मैं क्या कहूँ। देखो सामनाथ को एक समय लग रहा था कि चीफ मेरी माँ को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो मेरी माँ को देखेंगे तो हो सकता है कि वो गुस्सा हो जाएंगे और मेरी तरक्की रुक सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उसकी माँ के चलते उनका तरक्की और भी बढ़ जाता है, इसलिए अंत में माँ से माफी भी मांगता है और खुश होकर माँ को कहता है कि आज तूने इस पार्टी में रंग ला दिया। अब एमसीक्यू प्रश्न है जो वन लाइनर है उसको देख लेते हैं। चीफ की दावत कहानी कथा नायक कौन है? तो सामनाथ है। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो पहला पाठ याद रखिएगा। भीष्म साहनी की वृद्ध विमर्श की बेमिसाल, भीष्म साहनी की वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी कौन सी है? ये चीफ की दावत है। वृद्ध विमर्श की बेमिसाल कहानी है। तमस किनका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी की कौन सी रचना एक आत्मकथा है? तो आज का अतीत। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी कौन कौन से हैं? यहाँ तो भीष्म साहनी के कुछ कहानी है। नीली आंखें, बाप बेटा, चाचा, मंगल सेन, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, झूठ पटा, भटकती राख, इंद्रजाल, डायन, ये सभी क्या है? तो भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भीष्म साहनी को उनकी तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भीष्म साहनी को सलाका सम्मान कब मिला? तो 1999-2000 ईस्वी के बीच में जो दी गई थी सलाका सम्मान, जो भीष्म साहनी को मिला। चीफ के लिए ड्रिंक का इंतजाम कहाँ किया गया था? तो बैठक में किया गया था। कहां पर किया गया था? बैठक में किया गया था, क्योंकि सामनाथ का घर बड़ा नहीं था, जिसके कारण बहुत एडजस्टमेंट करके उसको सारा कुछ करना पड़ा था। सामनाथ के घर चीफ दावत पर कितना बजे आने वाला था? तो 7:30 बजे आने वाला था। सो जाने के बाद मुंह से खर्राटे कौन लेती थी? तो सामनाथ की बूढ़ी माँ। सामनाथ अनपढ़ माँ सामनाथ की अनपढ़ माँ पैर में क्या पहनती थी? तो खड़ाऊ पहनती थी। क्या पहनती थी? खड़ाऊ। चीफ के आगमन के दिन सामनाथ की माँ क्या पहन रखी थी? तो सफेद कमीज, सफेद सलवार पहन रखी थी। अंतिम प्रश्न है, सामनाथ की माँ अपनी जेवरों को क्यों बेचना पड़ा? तो सामनाथ की पढ़ाई के लिए सामनाथ की माँ को अपनी जेवरों को बेचना पड़ा। ये जितने भी कहानी थे सभी कहानियों का निचोड़ एमसीक्यू हम आज लेकर आए।
जितने भी विद्यार्थी लास्ट तक इस वीडियो को देखे होंगे, वीडियो को क्या करेंगे तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड की हो, आप देखिएगा सभी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी की जाती है। और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे जो भी अन्य टॉपिक आपके सिलेबस बिहार स्टेट के सिलेबस में लगी हुई है उन पर मैं एमसीक्यू करूंगा। और अंत में एक बार फिर से बता दूं कि जो भी विद्यार्थी बिहार स्टेट पेपर 1 या 2 का हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक भी दिया हुआ है, वीडियो का लिंक, उसमें भी जा सकते हैं। वीडियो का लिंक नहीं, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसमें मेरा नंबर भी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर से हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।